मदार बोलता है इसमें DIFIs और बाकी डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। तो DIFIs का डेटा देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आज क्या कुछ न्यूज़ हैं, फिर उनका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो DIs ने फ्राइडे के सेशन में 4,190 करोड़ रुपए की बाइंग की है और 438 करोड़ रुपए की सेलिंग की है FIs ने। तो FIs का हाथ तो हल्का था, लेकिन DIs की तरफ से जो बाइंग थी वो 4,189 करोड़ रुपए की रही। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन से शेयर हैं और किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स चल रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो करीब चौथाई फीसदी की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी में करीब 0.25% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कौन से काउंटर हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो केशोराम इंडस्ट्रीज यहाँ पर 20% ऊपर है, स्पाइस जेट 10% ऊपर है। इंडिगो का लॉस, स्पाइस जेट का गेन, लेकिन ये कितना गेन चलेगा, कितने दिन चलेगा, स्पाइस जेट को यही देखना होगा। लेटेंट व्यू अपॉर्चुनिटी अच्छी है स्पाइस जेट के साथ। लेटेंट व्यू 6% ऊपर है। टाटा इन्वेस्टमेंट करीब 4.5%, टारिल में करीब 4% का उछाल। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो गिरे हुए हैं। तो गिरे हुए शेयरों में इस समय नज़रें बनाकर देखोगे तो EMIL यहाँ पर करीब 5% की गिरावट। केन्स टेक्नोलॉजीज में लगातार दूसरे दिन गिरावट 5% की। ABFRL यहाँ ABREL करीब 4.5% नीचे। पटेल इंजीनियरिंग 4.25%। होनासा में करीब 4.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर कौन सी खबरें हैं जो कि आज के मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चल रही है। देखिए US और अमेरिका, US और इंडिया, आज स्लिप ऑफ टंग ज़्यादा ही हो रहा है। US और भारत के बीच में जो ट्रेड डील है उसको लेकर लगातार बातचीत होती रहती है। अब अमेरिकी ट्रेड टीम 10 दिसंबर को भारत आने की बात हो रही है। 10 से 12 दिसंबर के बीच में वो रुकेगी, हमारे यहाँ पर बातचीत होगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत का निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि कह तो दोनों देश ही रहे हैं कि जल्द होने वाली है, डील जल्द होने वाली है। पिछली बार 16 सितंबर को अमेरिकी टीम भारत आई थी। अभी तक 6 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। वेलस्पन इंडिया, ट्राइडेंट, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, गोकुलदास एक्सपोर्ट, मिर्जा इंटरनेशनल, ये कुछ एक काउंटर हैं जिनका कि अमेरिका में डायरेक्टली एक्सपोजर है। वरुण भाई, 2-3 शेयर जो कि हमारे दर्शकों के फ्रेंडली हैं। वेलस्पन इंडिया, इस पर इसका बड़ा एक्सपोजर है US में, और US के साथ ट्रेड डील को लेकर अब अनिश्चितता एक है कि रशिया हमारे साथ ज़्यादा आ गया है, तो अमेरिका इससे शायद खुश नहीं होगा। अब उनकी टीम भारत आ रही है तो ये देखना होगा कि ट्रेड टीम के साथ हमारे रिलेशन कैसे बनते हैं। तो वेल्सपन इंडिया का चार्ट कैसा लग रहा है सर? बहुत डिपेंडेंट है ट्रेड डील पर। बिल्कुल। देखिए विवेक जी, काफी जो सेक्टर्स जो यूएस ट्रेड डील के आसपास आप देखेंगे, जेम्स ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, काफी सारे सेक्टर निर्भर है। और वहां पर हमने देखने को मिला है कि वहां पर थोड़ा प्रेशर भी बना हुआ है। आप देखेंगे वेल्सपन इंडिया, आप देखेंगे वेल्सपन लिविंग के नाम से जाना जाता है, 134 के आसपास अभी ट्रेडिंग कर रहा है। अच्छी बात यह रही विवेक जी कि पूरा डाउन साइड था जो करीबन 210 के लेवल से हमें देखने को मिला था। 113 के आसपास एक हायर लो बना है, और 155 अभी जो रिसेंटली एक हाई लगा था, वहां से एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। स्टॉक अपने 200 SMA के नीचे चल रहा था। अब आप देखेंगे तो प्राइस अपने 200 SMA के ऊपर सस्टेन करना शुरू हुआ है। और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में आप देखेंगे तो काफी अच्छा क्रॉस ओवर हुआ है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का। तो यहाँ से कोई भी गिरावट आती है 125 के आसपास, तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 115। और यहाँ पर आने वाले दिनों में 145, अगर 145 के ऊपर हमें अच्छा क्लोजिंग मिलता है तो 165 के भी टारगेट बन सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा आप देखेंगे वीकली में नेगेटिव कैंडल बनाए जो अभी न्यूज फ्लो के चलते हुए। बट अभी जो प्राइस है डेली पर 200 SMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर गिरावट पे बाय करनी चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब एक दो काउंटर और देखना। मिर्जा इंटरनेशनल, ये काउंटर भले ही ट्रेड डील को लेकर कितनी अनिश्चितताएं हों, लेकिन 33 रुपए से चलकर ये 40 रुपए की रेंज तक पहुंचा और अभी भी खड़ा हुआ है। और इसका मेजर जो रेवेन्यू आता है, 85% रेवेन्यू US और UK से ही आता है, मतलब यूरोप से और UK से आता है। यूके यूरोप के साथ, यूके के साथ तो हमारा ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइंड है। यूरोप में हमारे साथ तभी एक और खबर में मैं बात करूंगा कि यूरोप का भी ट्रेड दल आज भारत आ चुका है और वो पीयूष गोयल जी से भी मिलेगा, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन मिर्जा इंटरनेशनल पे बताइए सर, कैसा दिख रहा है चार्ट?
बिल्कुल विवेक जी, आपने जैसे बताया कि स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बड़ा एक अच्छा बेस बनने की कोशिश कर रहा है। करीबन आप देखेंगे तो 44 का हाई लगा था, उसके बाद 38 से लेके 40 के बीच में एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन हुआ है डेली चार्ट्स पर। और जो सबसे अच्छी बात है कि वीकली का जो 200 SMA के आसपास जो रिजेक्शन मिल रहा था, वो रिजेक्शन अभी पार करने की कोशिश कर रहा है और वहां पर ही क्लोजिंग दे रहा है। मंथली चार्ट भी काफी अच्छा, स्ट्रक्चर्ड वाइज काफी बढ़िया है। आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप भी काफी छोटा है, 500 करोड़ 550 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप, और यहाँ से कामकाज भी अच्छा कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हमें 41 के जोन पर एक क्लोजिंग मिलता है, तो जो इंटरमीडिएट हाई बने थे 44 के, वो क्रॉस हो सकते हैं। और अगर 44 के अगर चलने में और सक्षम रहता है, तो करीबन 48 के टारगेट भी बन सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है, और किसी के पास अभी भी पोजीशन है और शॉर्ट टर्म का बिल्कुल व्यू है, तो बिल्कुल 36 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा कर चले। आने वाले दिनों में काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर बन सकता है ये वाले माहौल के मार्केट के अंदर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगली खबर सर यही होगी। यूरोप ट्रेड डल आज भारत आ रहा है और उसकी जो मीटिंग होगी वो पीयूष गोयल जी से होगी। कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बाकी मुद्दे भी सुलझाने पर बातचीत हो रही है, कोशिश होगी आज। स्टील से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कार्बन टैक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर की सहमति अभी भी नहीं बनी है। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम जल्द कर लेंगे। बातचीत तो ये है कि भाई इस साल के अंत तक ये पूरी बातचीत हो जाए और 27 जनवरी को डील की घोषणा हो जाएगी। इस तरह की बातें अभी तक स्ट्रीट में चल रही हैं, क्योंकि 26 जनवरी को यूरोप के जो शीर्ष नेता हैं वो हमारे यहाँ पर परेड में आएंगे, फिर इंडिया समिट होगी, उसमें 27 जनवरी को ये घोषणा हो जाएगी। इस तरह की बातचीत है। भारत यूरोप के बीच करीब 136 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें 76 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं और 60 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट भी करते हैं। कुछ एक शेयर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं यूरोप से, एक तो टाटा मोटर का जो पैसेंजर व्हीकल हो गया, जिसमें JLR भी आती है, उसको देखना वरुण जी, और टाटा स्टील को देखकर बताना कि क्या लग रहा है आपको। जी, देखिए विवेक जी, टाटा मोटर्स का जो डिमर्जर होने के बाद जो शेयर्स अलग हुए, TMPV की हम बात करें तो एक वीक चार्ट है यहाँ पर, और हमारी काफी बार इस पर बात हो चुकी है कि एक थोड़े ओवरसोल्ड जोन में है और वहां से हमें एक बाउंस मिलता है। बट आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन से भी कोई यहाँ पर एक कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है, या नीचे लेवल से कोई बाउंस भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर काफी वीक चार्ट है। करीबन 320 के आसपास एक अच्छा जोन है, वहां पर एक सपोर्ट हो सकता है शायद। अगर 320 पर तो और वीकनेस आएगी। तो अगर आपका बिल्कुल लंबा व्यू है और आप टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पर आपका लॉन्ग व्यू बना के ही चलना चाहते हैं, तो ग्रेजुअली स्लोली आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर नया मोमेंटम बनना काफी मुश्किल है, जब तक जो अपना जो गैप जोन है करीबन 385 से लेके 380 के बीच में एक गैप जोन था, और जब तक उस पर क्लोजिंग नहीं आता, यहाँ पर टेक्निकली कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी और यहाँ पर सेल ऑन राइज होता रहेगा। दूसरा सर, आपने शेयर बताया टाटा स्टील। टाटा स्टील पर भी आप देखेंगे तो करीबन विवेक जी, जो मेटल काउंटर में हमने जो पूरा एक तेजी आया था, वहां से एक ब्रेकआउट आया था, वो पकड़ा था। और टाटा स्टील काफी बढ़िया चार्ट पैटर्न दिखा रहे थे करीबन 180 185 के आसपास। बट वहां से आप देखेंगे तो एक काफी बड़ा एक गिरावट आया है। अच्छी बात यह है विवेक जी यहाँ पर कि जो अपना ब्रेकआउट दिया था, करीबन आप देखेंगे तो 148 से लेके 165 का एक प्रीवियस हर्डल था, पूरा एक जोन था, वहां से कंसोलिडेट करके हमें ब्रेकआउट मिला था। तो उसी जोन में ये स्टॉक वापस लौटता हुआ दिख रहा है। अभी भी थोड़ा सा डाउन साइड पॉसिबल है अपना 200 SMA डेली के चार्ट्स पर, करीबन 150 160 के आसपास के जोन में, 158 160 के आसपास के जोन में टेस्ट कर सकता है। वहां पर एक अच्छा बाई हमें मिल सकता है। अगर स्टॉक वापस 172 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहता है, तो यहाँ से वापस अपना रिवर्सल ट्रेंड कर सकता है। नहीं तो यहाँ पर जो क्लोजिंग आएगी 166 के नीचे, तो करीबन 160 158 के टारगेट बन सकते हैं। बट वहां पर आपको एक्यूमुलेशन जोन है और एक्यूमुलेट करना है। अगर वहां से स्टॉक रिवर्स होता है तो वापस जो अपना लाइफ हाई है वहां पहुंच सकता है। तो बिल्कुल चार्ट पर अभी आप देखेंगे तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। स्टॉक काफी अच्छा है, 158 160 के जोन में काफी एक्यूमुलेट करने लायक स्टॉक लग रहा है। ठीक है सर, दो काउंटर और ये टायर कंपनियां हैं, अपोलो टायर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्री। इनका भी एक्सपोजर यूरोप में है। अपोलो टायर्स का हंगरी में है, बालकृष्ण इंडस्ट्री का भी यूरोप में काफ़ी माल जाता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा यूरोप से ज़्यादा प्रभावित कंपनी है।
अपोलो टायर्स तो फिर भी इंडिया में भी एक अच्छा खासा कामकाज करता है। सर, इन दोनों के चार्ट को देख के क्या लग रहा है? जी, देखिए विवेक जी, अपोलो टायर पर हमारी काफी बढ़िया एक कवरेज भी रही थी, करीबन 475 480 के जोन पर, और करीबन 535 के आसपास के टारगेट्स थे वो अचीव हो चुके हैं। साथ ही में आप देखेंगे तो जो क्रूड एक उनका जो रॉ मटेरियल है, क्रूड काफी आप देखेंगे तो काफी महीनों से एक लगातार एक रेंज में चलता है, और यहाँ पर उनका रॉ मटेरियल जो है वहां से एक प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ती रहती है। साथ ही में देखेंगे तो यूरोप के साथ इंडिया के इतने खराब रिलेशन नहीं है जो यूएस के साथ हो रहे थे, और वहां पर कभी ना कभी ट्रीटी पर बात हो रही है और वो एक फाइनलाइज हो जाएगी। तो अपोलो टायर पर आप देखेंगे तो करीबन 510 से लेके 525 535 का एक जोन है, वहां से एक रिजेक्शन आ रही है। अब आप देखेंगे तो एक चैनल में चल रहा है। जैसे ही हमें 530 535 के ऊपर क्लोजिंग मिलना शुरू करेगा, अपोलो टायर के अंदर हमें यहाँ से काफी बढ़िया लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और एक स्टॉक अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकता है। साथ ही में आप बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्री ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था लास्ट ईयर कंपेयर टू अपोलो टायर। अब आप देखेंगे तो बालकृष्ण इंडस्ट्री एक करेक्शन में है, और बिल्कुल अपोजिट चार्ट है अपोलो टायर से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 2170 2200 के आसपास एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी स्टॉक अपना 200 एसएमए के नीचे चल रहा है। तो हम लॉन्ग टर्म के लिए जनरली 200 एसएमए के नीचे जो स्टॉक्स चलते हैं वहां पर हम लॉन्ग नहीं जाते हैं। तो जब तक 200 एसएमए के नीचे चल रहा है, बालकृष्ण इंडस्ट्री में अवॉइड रहेगा। बट अपोलो टायर कोई भी गिरावट आती है 510 515 के आसपास, वहां पर बिल्कुल अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एक चीज़ और वरुण जी, आज एक चीज़ और बदली है, वो है F&O में ट्रेडिंग नियम। आप तो F&O के प्लेयर हो, आप तो हमारे साथ 12 बजे डेली जुड़ते हो और उसमें बताते भी हो कि F&O में कौन सी रणनीति बनानी चाहिए। आज भी 12 बजे जुड़ जाइएगा वरुण जी। आज हम आपको जी लाए बिल्कुल सर। हैं, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों में फेरबदल हो गया। हमारे साथ आज फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं है, अदरवाइज़ आपके साथ फंडामेंटल एनालिस्ट भी होते। और मैं दर्शकों को बता दूं, दर्शकों की डिमांड पर ही हमने वरुण जी को 10:30 बजे का आग्रह किया है कि 10:30 से 11 बजे ये हमारे साथ इन पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट्स या कोई F&O, वरुण जी अगर कोई F&O का सौदा, आप जो कहते थे ना सर कि सुबह को पैटर्न ज़्यादा बनते, 10:30 बजे अगर कुछ बन रहा है तो वो भी आप बता देना 10:30 बजे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। बीच में बता देना, आप मुझे रोक के बता देना कि सर यहाँ पे डेटा बन रहा है, यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है, तो वो आप बता देना। लेकिन F&O के ट्रेडिंग नियम आज से बदले हैं, और इसमें अभी तक आप जो देखते थे कि कैश के शेयरों का सेटलमेंट होता था, और वो कैश के जो शेयर होते थे 9 बजे से लेकर 9 बजे तक 9:08 तक प्री मार्केट सेशन होता था। 9:08 से फिर ऑर्डर जो होते थे वो सेटल हो जाते थे, आपको प्राइस मिल जाता था कि ओपन कहाँ पर हो रहा है। ये बिल्कुल सेम तरीका फ्यूचर में होगा, फ्यूचर ऑप्शन में होगा। और अब बफर टाइम जो होगा 9:12 से 9:14 होगा, 9:15 से ट्रेडिंग जैसे कैश के शेयरों में होती है ऐसे ही होगी। वरुण भाई, इससे लग रहा है कि F&O में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और ये जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं इनको कुछ राहत मिलेगी? जी, देखिए बिल्कुल विवेक जी, आप देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारे रेगुलेटर ने जो ये रूल बनाया है और यहाँ पर जो F&O को भी प्री ओपन में जोड़ दिया है, सबसे अच्छा हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए होगा। तो आप देखेंगे तो कैश स्टॉक्स में जो प्राइस डिस्कवरी होता था F&O में नहीं होता था, तो काफी आप देखेंगे तो गैप्स हो जाते थे, और कभी होता था कि कैश काउंटर के अंदर आपका कोई अलग मुंह दिखा रहा है और जब ओपनिंग होता था दूसरा मुंह दिखा रहा है। तो वहां पर प्राइस डिस्कवरी काफी अच्छी हो जाएगी। वॉलेटिलिटी आप देखेंगे तो काफी रिड्यूस हो जाएगी ये नियम से, तो ट्रेडर्स के लिए वापस अच्छा है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करेगी। तो एज अ फंड हाउस हमने भी जो रिसर्च किया, जो हमने डाटा एनालिसिस किया, उससे पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, तो वो अच्छा है। रिस्क मैनेजमेंट करना, जो हमारी आपने जैसे ब्रोकिंग कंपनीज की बात की, तो रिस्क मैनेजमेंट करना उनके लिए आसान हो जाएगा, और साथ ही में ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा होगा। तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है या पोजीशन कोई आपका कोई भी रेट पर यहाँ पर आपकी क्लोज हो जाती थी वो नहीं हो जाएगी। और आप देखेंगे तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए हमारे रेगुलेटर जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी बढ़िया है। तो इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छे नियम है, और हमें वेलकम करना चाहिए नियम। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें सर शेयर्स कौन से, जैसे ग्रो ऐप हो गया, ग्रो का शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ था आईपीओ के बाद। एंजल वन का शेयर अच्छा चल रहा था। ये सारी मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस वजह से काउंटर पिट गया। मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइज, बीएससी, इन सभी में थोड़ी थोड़ी हलचल होने लगी थी, फिर हलचल शांत हो गई। कोई लग रहा काउंटर जो कि आपको मूव दिखाएगा, अच्छा फ़ायदा दिलाएगा?
देखिए विवेक जी, ये न्यूज आने के बाद या आप देखेंगे तो एफएनओ पर काफी न्यूज चलते रहते हैं, और उससे बेसिस पर एंजल वन जो स्टॉक है वो काफी वॉलेटाइल हो चुका है। करीबन 2800 के आसपास एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, बट वहां पर ब्रेकआउट नहीं मिला, और आप देखेंगे तो वापस उसी रेंज में आ चुका है। तो एंजल वन पर अवॉइड करेंगे। बीएससी में आप देखेंगे तो बीएससी के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट आज आप देखेंगे तो करीबन 3% के आसपास आप प्लस है, और यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो बीएससी में काफी अच्छा रुझान बन रहा है। और आप देखेंगे तो जो इंटरमीडिएट लो बने थे करीबन 2750, और उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट मिला है, तो 2800 2770 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर 2935 2940 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही अपना लाइफ हाई 2960 क्रॉस करेगा, यहाँ से हमें लग रहा है कि और अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं, और करीबन 3000 से लेके 3100 का टारगेट बन सकते हैं। तो बीएससी में काफी अच्छा बेस है। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट लो है आपका, थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म रुझान है। तो 2770 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर बीएससी में बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे एक और खबर जो कि बहुत बड़ी खबर है, बायोकॉन मेगा डील हो रही है इस कंपनी में। वीकेंड में पूरे चर्चा छाई हुई थी कि बायोकॉन में क्या होने वाला है, बायोकॉन में क्या ऐसा बड़ा हो रहा है। हालांकि ये खबर पहले से भी सिस्टम में थी, लेकिन अब सिस्टम में पूरी तरह से फिट हो रही है। फिट कैसे हो रही है कि कंपनी ने पूरा अपना स्ट्रक्चर बता दिया कि हम किस तरह से क्या करने वाले हैं। देखिए, कंपनी पहले तो 4500 करोड़ रुपए का एक क्यूआईपी ला रही है, जिसको मंजूरी दे दी है। अब क्यूआईपी में होता क्या है कि जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं, एक प्राइस डिस्कवरी होती है शेयर की, और वो क्यूआईपी का जो प्राइस होता है जनरली मार्केट प्राइस से कई बार नीचे भी हो जाता है, खासतौर से इस सेंटीमेंट वाले मार्केट में। अब क्यूआईपी भी इन्वेस्टर्स को पता होता है कि कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनी एक दूसरी कंपनी है वाइट्रिस, जिसका कि व्याट्रिस का एक हिस्सा खरीद रही है 815 मिलियन डॉलर में, यानी कि करीब करीब एक बड़ी डील हम कह सकते हैं कि 81 करोड़ डॉलर की डील ये करीब करीब है बायोकॉन के लिए। अब आप समझो कि 81 करोड़ रुपए की डील कैसे होगी। ये दो भागों में होगी। व्याट्रिस में माइलन एक ग्लोबल कंपनी, बड़ा ब्रांड है। माइलन का हिस्सा खरीदेगी बायोकॉन, जिसमें कि 815 मिलियन में से 415 मिलियन तो कैश में पे करेगी, और 400 मिलियन की वैल्यू बायोकॉन के शेयर जारी करके करेगी। दूसरा, अब माइलन को बायोकॉन के जो शेयर मिलेंगे वो किस भाव पर मिलेंगे? 405 रुपये 78 पैसे के भाव पर। एक तो ये पार्ट हो गया इस पूरी डील का। दूसरा पार्ट क्या है कि वाइट्रिस का इंटीग्रेशन होगा बायोकॉन बायोलॉजिक्स के साथ, जो कि बायोकॉन की एक आर्म है। और बायोलॉजिक्स में बायोकॉन बायोलॉजिक्स में सेरम, टाटा कैपिटल, एक्टिव पाइन, इन सभी का हिस्सा है, जिसमें कि ये 100 बायोकॉन बायोलॉजिक्स के शेयर पर करीब 70.28 के रेशो से बायोकॉन के शेयर इनको मिल जाएंगे। तो शेयर स्वैप रेशो भी 405 रुपये 78 पैसे के भाव पर होगा। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कि बायोकॉन अपना शेयर स्वैपिंग में तो दे रही है 405 रुपये 78 पैसे पर टू ऑल द इन्वेस्टर्स, और दूसरा क्यूआईपी लेकर आ रही है जो जनरली मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम होता है। अब बायोकॉन में कंफ्यूज हो गए इन्वेस्टर, करना क्या है, क्यूआईपी के साथ जाएं या डील के साथ जाएं जहां पर कि शेयर स्वैपिंग हो रही है। वरुण भाई, आप किस तरफ जाएंगे चार्ट को देखकर? जी, देखिए विवेक जी, बायोकॉन का आप चार्ट एनालाइज करेंगे तो 1 ईयर 1.5 ईयर से आप देखेंगे तो करीबन 400 से लेके 310 3 5 के जोन में एक 100 पॉइंट के रेंज में घूमता रहता है। बट आप देखेंगे तो थोड़ा पीछे जाएंगे तो बायोकॉन का चार्ट आप देखेंगे तो नेगेटिव था। प्राइस एक्शन के हिसाब से जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता गया चार्ट पॉजिटिव होता गया। 400 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था। करीबन 425 के हमें लेवल भी देखने को मिले। न्यूज के चलते स्टॉक नीचे आया है। मैं मान रहा हूँ सर यहाँ पर एक नॉर्मल करेक्शन है। 380 375 के बीच में एक बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला था। तो अगर किसी न्यूज के वजह से 370 75 के आसपास आता है तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कल आप 2 दिन के पहले का कैंडल देखेंगे, थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल है। बट अगर यहाँ पर सस्टेन हो जाता है 24 ईएमए के आसपास 390 395 के आसपास, बिल्कुल यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है 370 के स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉक में अगर 410 का एक रेजिस्टेंस है, 410 के ऊपर ये मंथली क्लोजिंग हमें मिल जाती है, पूरे मंथ की आप बात करेंगे तो 410 के ऊपर हमें 110 पॉइंट का एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिलेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बायोकॉन करीबन 500 से लेकर 550 के टारगेट भी बन सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा है।
बाय ऑन डिप करना चाहिए। वैसे भी अब स्टॉक एक रेंज में है और 370-75 का एक हायर बेस बन चुका है अब। तो हमें नहीं लग रहा अगर कोई भी बड़ा कोई फंडामेंटली नेगेटिव न्यूज आता है उसके पहले 370-75 का लेवल टूटेगा, और यहाँ से काफी बड़ा एक अपसाइड है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो काफी अच्छा बन रहा है। और यहाँ पर बाय ऑन डिप करना चाहिए, और करंट लेवल पर आपकी पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो बायोकॉन पर राय मिल गई होगी दर्शकों को। अच्छा, एक चीज़ और देखना वरुण जी, एक काउंटर है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज में क्या हो रहा है कि इसका रशिया में अच्छा खासा एक्सपोजर है। अब पुतिन साहब आए थे इंडिया में, वो बोल रहे थे जी कि हम इंडिया से इंपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं, हम अपना सिस्टम ओपन करना चाहते हैं इंडियंस कंपनीज के लिए। एक है जेबी केमिकल, उसको भी देखना। जेबी केमिकल में एक तो टोरेंट फार्मा बाय कर रही है, उसमें स्टेक। उसमें भी एक खबर है, मैं उसको अभी बाद में लूंगा, पहले डॉक्टर रेड्डीज पे बात करता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज का एक्सपोजर यूएस में भी है और रशिया में भी है। अब रशिया से अगर डील होती है तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक बड़ा मार्केट और खुल जाएगा। अगर यूएस से भी डील हो जाती है तो और फायदा है शायद इंडियन एक्सपोर्टर्स को। आप कैसे देख रहे हो सर डॉक्टर रेड्डीज को? एक किस तरह से इस बैट को देखा जाए? जी, विवेक जी आपकी बात बिल्कुल सही है। फंडामेंटली आप देखने जाए तो डॉक्टर रेड्डीज का काफी बड़ा एक्सपोजर यूएस मार्केट से है, और रशियन मार्केट भी उनका अगर ओपन होता है पुतिन साहब की विजिट के बाद तो काफी बड़ा यहाँ पर बैलेंस शीट में एक उनको एक अच्छा तगड़ा मुनाफा हो सकता है। बट आप देखिए टेक्निकली आप देखेंगे तो करीबन 1180 से लेकर 1340 1365 के आसपास का एक बड़ा सा रेंज है, करीबन 120-140 पॉइंट्स का। और इसी के रेंज के आसपास यहाँ का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपना 200 एसएमबी भी आप देखेंगे तो करीबन 1129 के आसपास है, और वहां से ही आप प्राइस देखेंगे तो वो एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है। शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज से एक फ्लैट लाइन में चल रहा है, तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। बट जैसे ही स्टॉक हमें थोड़ा सा एक साइन देगा 1300-1320 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, तो हमें विच इज अ फर्स्ट साइन के हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपका एक नजरिया है स्टॉक को 3-4 साल तक होल्ड करने का, तो क्लोजर टू लोअर लेवल 1180 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। मोमेंटम आपको लेना है तो अभी भी थोड़ा सा 20-25 पॉइंट्स का एक वेट करना चाहिए। 1320-1325 के आसपास हमें क्लोजिंग मिलना शुरू करेगा, विच वुड बी अ फर्स्ट साइन के यहाँ से हम बाइंग में आ सकते हैं। और स्लोली और ग्रेजुअली स्टॉक अपना जो 1370 के आसपास का जो एक रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करके आगे जा सकता है। वीकली और मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंथली के 24 ईएमए के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, तो बिल्कुल स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बनी हुई है हाई टाइम फ्रेम्स पर। लोअर टाइम फ्रेम्स पर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन के बाद एक ब्रेकआउट हो सकता है। और आप देखेंगे तो स्टॉक दो करेक्शन दिखाता है, एक प्राइस वाइज करेक्शन और एक टाइम वाइज करेक्शन। तो डॉक्टर रेड्डी में हमें लग रहा है टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पर ओवर हो चुका है, और धीरे धीरे जैसे ही हमें ऊपर के लेवल में क्लोजिंग मिलेगी यहाँ स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है सर, तो डॉक्टर रेड्डीज की बात रही ये। अब आते हैं जेबी केमिकल पर। जेबी केमिकल पर भी खबरें हैं। जेबी केमिकल में देखिए टोरेंट फार्मा जो है वो लगातार इसमें खबरें आ रही थी कि वो स्टेक ले रहे हैं और ओपन ऑफर आ रहा है। तो ओपन ऑफर भी पर भी एक अपडेट था 17 नवंबर को। इसमें 1639 रुपये पर ये ओपन ऑफर है आई बिलीव। आप जरा जेबी केमिकल का और स्ट्रक्चर देखो वरुण जी, इसका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? इसका भी यूएस में जी एक्सपोजर है, माफ कीजिएगा जी रशिया में एक्सपोजर है। जी। यस विवेक जी बिल्कुल आपकी सही बात है। और आप देखेंगे जो जैसे 1600 के आसपास का आपने ओपन ऑफर आपने बताया है, तो आई थिंक वो ओपन ऑफर तो आई थिंक सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे स्टॉक ऑलरेडी 1800 1830 के आसपास चल रहा है। 2000 के आसपास का उनका लाइफ टाइम हाई है जेबी केमिकल का। और यहाँ पर एक काफी बढ़िया एक स्ट्रक्चर हो चुका है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है 1840-45 के आसपास अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 2000 के लेवल बन सकते हैं, काफी जल्दी आ सकते हैं। तो यहाँ पर गिरावट आती है करीबन 1770 के आसपास, तो बिल्कुल यहाँ पर ऐड करना चाहिए 1740 के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर ब्रेकआउट मुझे लग रहा है विवेक जी काफी बढ़िया आ सकता है, क्योंकि आप कोई भी चार्ट आप बड़ा टाइम फ्रेम ले ले, मंथली वीकली या डेली टाइम फ्रेम,
जनरली मैं स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए डेली टाइम प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है, तो किसी के पास है बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, और किसी को नया पोजीशन बना है, एक अच्छा एंट्री लेवल है, यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं 1770 के स्टॉप लॉस के साथ। और मोमेंटम इंडिकेटर्स, आप कोई भी इंडिकेटर्स देख लीजिए या एमए की साइड देख लीजिए, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट है यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे, और फंडामेंटली भी आप देखेंगे तो वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो करीबन 2000 के लेवल यहाँ पर बन सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अ, इसमें जो ये एक्विजिशन कर रहे हैं 26% इक्विटी का, जो कि ओपन ऑफर आ रहा है। पहले जो इन्होंने एक्विजिशन किया वो तो अलग चीज़ थी, लेकिन 1639 रुपये के भाव पर ये ओपन ऑफर लेकर आए हुए हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर जेबी केमिकल और टोरेंट फार्मा पर चल रही है। टोरेंट फार्मा देखना वरुण जी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो फिर ये हो जाएगा जब जेबी केमिकल लीक से ही हट जाएगा एक तरह से। तो जी बिल्कुल। देखिए विवेक जी, टोरेंट फार्मा पर आप बात करेंगे तो एक ब्रेकआउट तो मिला था, और हमारी पिछले शो में भी बात हो रही थी, करीबन 3500 से लेके 3680 3700 के आसपास का एक बड़ा सा जोन था 200 रुपीज का, और वो हमें ब्रेकआउट मिला था, और स्टॉक ने काफी बढ़िया रनअप दिखाया था, और अपना 52 वीक हाई करीबन 3900 के आसपास लगाया था। वहां से करेक्शन आया है, और एक करेक्शन हेल्दी करेक्शन है। 24 में डेली का वहां पर एक अच्छा कंसोलिडेट हुआ है, और यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलने की कोशिश कर रहा है। 3730 के आसपास का एक अच्छा सा एक बेस बना है एक जोन के अंदर, और यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। ये स्टॉक में भी बिल्कुल बाय की सलाह है। यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है करीबन, अगर 3730 का भी स्टॉप लॉस हो जाता है तो यहाँ पर निचले स्तरों पे काफी अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पर वो स्टॉप लॉस होने की संभावना कम लग रही है, क्योंकि बहुत अच्छा बेस बना था। और यहाँ से अगर मोमेंटम मिलता है तो करीबन जो अपना लाइफ हाई लगाया था 3882 लास्ट मंथ में, वो क्रॉस हो सकता है, और यहाँ से और ऊपरी लेवल हमें मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर जेबी केमिकल और टोरेंट फार्मा दोनों अच्छे यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी गिरावट आती है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं, लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च। अंशुल भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार अंशुल जी। अंशुल जी, क्या दिख रहा है आपको मार्केट? ये मिड कैप स्मॉल कैप तो गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। मार्केट भी कमजोर लग रहा है सर। निफ्टी को नहीं करना चाहिए 26,078 के नीचे काम, और बैंक निफ्टी को नहीं करना था 59,548 के नीचे काम, दोनों में कर रहा है। अब वी वैप लास्ट वीक का बचा हुआ है, इसके नीचे अगर टिकने लगे तो फिर डाउन साइड खुल जाएगी 59,000 बैंक निफ्टी पे और 25,964 निफ्टी पे। ओके अंशुल भाई, ये बताइए, ये इंडिगो का क्या चल रहा है? इंडिगो और स्पाइस जेट देखना, एक भाग रहा है, एक गिर रहा है। अब जिसकी फ्लाइट ही नहीं चल रही वो तो ऑफकोर्स गिरेगा ही, जिसकी फ्लाइट उड़ रही है वो उड़ेगा ही। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अभी फिलहाल उड़ रहा है उसके बाद फिर वहीं आ जाए, क्योंकि स्पाइस जेट की हिस्ट्री अच्छी नहीं है। सर इंडिगो में भी जब ये प्रमोटर स्टेक सेल हुआ था 28 अगस्त को, और गैप डाउन था 6% का 5,800 के आसपास, तब से हम 5,035 का लेवल डिस्कस करते आ रहे हैं। 2 दिन से भी हमने काफ़ी इसको डिस्कस किया कि 5,035 तक आएगा, आ चुका है। मेरे को लग नहीं रहा 5,035 प्रोटेक्ट होगा, बट चूंकि मूविंग एवरेज से दूर है, ऑलमोस्ट 10% अवे फ्रॉम 10 डे मूविंग एवरेज, तो यहाँ से ब्रेक डाउन की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि 10% मूविंग एवरेज से दूर होना अपने आप में एक ओवरसोल्ड कंडीशन है। तो एक बाउंस बैक जरूर आ सकती है, बट नेक्स्ट लेग में आई बिलीव 5,035 टूटना चाहिए। 5,035 अगर टूटता है तो एक इनिशियल टारगेट 4,600 का बनेगा, और फाइनल टारगेट 3,780 का बनेगा। 4,626 इनिशियल सपोर्ट रहेगा 5,035 के नीचे। तो मेरे को ये स्टॉक बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। स्पाइस जेट जरूर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका इतिहास हमेशा खराब रहा है, तो आई वुड नॉट बेट बिग मनी ऑन दिस। बट अगर मंथली चार्ट पे देखेंगे तो अक्टूबर की कैंडल रिवर्सल की थी, नवंबर की इनसाइड बार थी, दिसंबर वापस से अभी तक इनसाइड बार है, और नवंबर का लो स्वीप किया है। तो एक बार 4360 जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक बाउंस बैक कर सकता है। क्या इसमें बहुत लंबा पैसा लगाना चाहिए? तो जवाब ना है, क्योंकि इसका भी इतिहास खराब रहा है। एक पंटिंग काइंड ऑफ ट्रेड 2-3% ऑफ द कैपिटल का करना है, कि रिस्क मतलब आया तो आया, गया तो गया वाला हिसाब में रिस्क लेनी है तो 43 तक ले सकते हैं। मैं जनरली ऐसे ट्रेड्स नहीं करता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है।
एक शेयर है आईसीआईसीआई एएमसी जिसका आईपीओ आ रहा है, प्राइस बैंड 2061 से 2165 रुपये तय किया गया है। 12 से 16 दिसंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। वरुण जी, जरा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देख के बताइए कैसा दिख रहा है आपको, क्योंकि उन्हीं की आर्म है, उसका आईपीओ आ रहा है। 3 आईपीओ उनके पहले भी आ चुके हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, लॉम्बार्ड वगैरह, और रेस्पॉन्स किसी को अच्छा मिला, किसी को बुरा मिला, लेकिन ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक की जितनी भी आर्म्स हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रीट एक्साइटेड हुआ नहीं। जब भी हुआ तो उसने ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाया उनको। आपको कैसा लग रहा है सर आईसीआईसीआई बैंक? जी विवेक जी, यहाँ पर दो चीजें देखिए। आईसीआईसीआई बैंक की आप बात करेंगे तो करीबन 1500 के आसपास का टॉप बना के यहाँ पर एक स्टॉक आप देखेंगे तो करेक्शन में था और एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। बीइंग अ लार्ज हैवी वेट आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट की हमने बात की थी दिसंबर से लेकर मार्च के बीच। तो यहाँ पर जैसे जैसे एडजस्टमेंट होते रहेंगे टेक्निकल, यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। स्टॉक बिल्कुल एक ट्रेड एक रेंज में बन चुका है 1340 से लेकर 1390 1400 के आसपास के, और यहाँ पर हमें कोई नया मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आप देखेंगे तो स्टॉक के जो मंथली और वीकली चार्ट भी देखेंगे तो वहां पर भी कोई मोमेंटम अभी बचा नहीं है। तो स्टॉक अभी भी साइडवेज ही ट्रेड कर सकता है ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो अक्यूमुलेट करना है तो करीबन 1340 के आसपास अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अगर 1340 के नीचे स्टॉक जाता है तो और डाउन साइड खुल सकती है। और वीकली चार्ट्स पर भी आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर भी अपना जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वहां से एक हमें बाउंस देखने को मिला है। बट अब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो 24 ईएमए हम फॉलो करते हैं वहां पर आप देखेंगे तो रिजेक्शन आने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक 1400 1410 के लेवल से अगर रिजेक्शन मिलता है तो 1340 के लेवल तक जा सकता है। और 1340 के लेवल के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू हुआ तो मंथली के 24 ईएमए करीबन 1250 के आसपास के लेवल हमें यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। वरुण भाई, सॉरी आज आपका पहला दिन था पर मैंने 11:09 कर दिए हैं, आपने 11 बजे तक का ही टाइम बोला था। आपसे मिलेंगे, अगर डिस्क्लेमर इस शो में भी देना हो तो दे दीजिए, वरना वैसे आपका जो 12 से 12:30 वाला है सेगमेंट उसमें भी दे सकते हैं, एज यू विश। जी सर, डिस्क्लेमर दे देते हैं सर। जो भी आज हमने चर्चा की स्टॉक की मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान रखें। नमस्कार। फिर से जोड़ता हूँ 12 बजे। बिल्कुल बिल्कुल वरुण जी, आपसे 12 बजे मुलाकात होगी। आगे बढ़ते हैं और अंशुल जी से एक दो शेयर्स पर और डिस्कशन लेता हूं मैं। एक है अंशुल भाई, कंपनी जायसवाल नेको। इस कंपनी में 1800 करोड़ रुपए के एनसीडी जुटाने के लिए को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। जरा इस काउंटर को देखिए, इस कंपनी के साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा मतलब ये बड़ा एक फंडिंग है इस कंपनी की। हालांकि मार्केट सुस्त है इसलिए रिएक्शन नहीं है। 66 रुपये का शेयर है, 6467 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 1800 करोड़ रुपए एनसीडी के जरिए जुटा रहा है। लेकिन आप इस काउंटर को देखोगे ना तो आप जरा इस काउंटर का चार्ट उठाना 22 जुलाई से, जहां से इसमें करीब करीब एक मूव आया था 35 रुपये से और ये 80 रुपये तक गया है। हो गया ये मूव जो भी करना था कंपनी को, या अभी बचा है? सर जायसवाल निको और एक लॉयड मेटल था जिसका अब नाम बदल गया है, लॉयड इंजीनियरिंग कुछ हो गया है। ये मतलब आप देखिए जनरली लोग गलती क्या करते हैं, पेनी स्टॉक कोई भी एक स्टॉक जैसे आरटीएन इंडिया या आरटीएन पावर भर लिया और उसको पकड़ के उम्मीद में बैठे हैं कि बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये काम नहीं करते हैं, बट एक डिफरेंस हमारा ये आता है कि हमने 12 से 13 ऐसे पेनी स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे जहां पे टर्न अराउंड दिख रहा था। उसमें से टू बी ट्रू 11 कंप्लीटली फेलियर हैं, मतलब 50-60-70% ऑफ द कैपिटल का लॉस है हम लोगों को। लेकिन दो स्टॉक, एक लॉयड मेटल 60-70 पैसे से आज 60 रुपए खड़ा है, और दूसरा जायसवाल निको, ये हम लोगों ने ब्रेकआउट खरीदा था 7 रुपए 32 पैसे के आसपास और आज 60 रुपए खड़ा है। तो 13 में से 10 में नेट 50% कैपिटल गंवाने के बाद भी एक ब्रेक इवन पे खड़ा है, लेकिन दो ने इतना पैसा दिया है कि हम काफी अच्छे प्रॉफिटेबल हैं। तो इस टाइप से आपको पेनी स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड स्प्लिट करना चाहिए, और 5% से ज्यादा हमने कभी कैपिटल पूरे पेनी स्टॉक्स पे कभी नहीं डाली है। तो इस तरीके से आपको पेनी स्टॉक प्ले करना चाहिए। तो जायसवाल निको हम लोगों के पास है, काफी फ्रेंड सर्किल में जायसवाल निको रखा हुआ है। स्टॉप लॉस अब यहाँ से मॉडिफाई हम करके चल रहे हैं, जो प्रोबेबली ट्रिगर हो जाएगा। 60 रुपए के नीचे अगर स्टॉक क्लोज करता है तो हम पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से निकल जाएंगे, उसके बाद फिर नहीं रखेंगे इसको। तो लास्ट स्टॉप लॉस 60 रुपए है।
वहां निकला तो पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे। ठीक है सर, तो जायसवाल नैको पर आपको राय मिली। अब एक शेयर और HFCL, वैसे तो मैंने आपसे वीकेंड में भी ये बात की थी, 656 करोड़ रुपए का इसको ऑर्डर मिला है। अंशुल भाई, ऑर्डर तो इस कंपनी को मिल जाते हैं लेकिन बाइंग ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे इन्वेस्टर्स की साइड से, क्योंकि शेयर जो है वो नीचे ही है आज भी। तो अगेन HFCL एक काउंटर है जहां पे बेस ब्रेकआउट अगर आप ईयरली चार्ट पे देखेंगे तो 2003 से लेके 2021 में बेस ब्रेकआउट आया था 59 ऑड रुपीस पे। इतने बड़े बेस के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को आराम से 350 रुपए तो जाना ही चाहिए था, बट समहाउ स्टॉक ने 170 पे ही अपना क्लाइमेटिक मूव बना दिया। उसके बाद से कंटिन्यूअस करेक्शन में ऑलमोस्ट 60% ऊपर से टूट चुका है। डाउनसाइड शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा ना मिले, खींच के 54 तक शायद नीचे आए, उससे ज्यादा कोई बहुत डाउनसाइड नहीं दिख रही है। बट क्या वहां से अपसाइड बनेगी इसमें बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि नंबर्स भी बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल 54 की जोन आती हुई दिख रही है, वहां से डाउनसाइड लिमिटेड होगी, लेकिन अपसाइड बनेगा नहीं कहना बहुत मुश्किल है।